देश दो मुद्दों पर बहस कर रहा है। एक तो ये जो शेफाली जरीवाला की मौत के बहाने बहस शुरू हुई। हालांकि उस बहस से पहले आपको याद रखना चाहिए एक्टर वरुण धवन का एक पोस्ट जिसमें वो मीडिया से और लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि किसी की मृत्यु को, किसी की शव यात्रा को हम तमाशे में तब्दील ना कर दें। जानवी कपूर, जिनकी मां श्रीदेवी की मृत्यु के बाद भी इस तरह के प्रहसन हुए थे, उन्होंने भी इस पोस्ट को साझा किया। बहस इस बात पर होनी चाहिए और हो भी रही है कि एंटी एजिंग ड्रग्स का, यानी उम्र की बढ़त रोकने वाली दवाइयों का, इंजेक्शन का हमारी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। ये एक स्वस्थ किस्म का विमर्श होता। हम इस विषय पर आज के शो में आएंगे। इसके अलावा कोलकाता में जो गैंगरेप का केस हुआ है, जिसमें टीएमसी द्वारा पोषित गुंडा शामिल है, उसके भी नए अपडेट्स पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन हम और आप जानते हैं कि आजकल ये तमाम जो फौरी मुद्दे हैं, इनसे इतर जो लगातार बात हो रही है वो बिहार की है, क्योंकि बिहार में इस बरस के उत्तरार्ध में चुनाव है। संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और बिहार महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्य माने जाते हैं। इसीलिए तमाम टीवी चैनलों पर लगातार बिहार से जुड़े नेताओं के इंटरव्यू भी आते हैं। मसलन चिराग पासवान का एक जगह इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंततः पार्टी तय करेगी। पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो चिराग पासवान बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये तय करेंगे कि चिराग पासवान बतौर नेता बिहार का चुनाव लड़ें या न लड़ें। बतौर नेता चिराग पासवान का मन है, बतौर अध्यक्ष क्या मन होगा, इसके लिए हम सूची का इंतजार करेंगे। इसी तरह से कुछ टीवी चैनलों पर तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हैं, उनके हवाले से खबरें चली कि इंडिया गठबंधन में इस बात पर एका है कि वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। पर ये सब बयानबाजियां हैं। बिहार की राजनीति में असली बवाल जो है वो वोटर लिस्ट पर है। एक अनुमान के मुताबिक हर 100 में से 37 लोगों के वोट देने पर एक सवालिया निशान लगा है। इसलिए नहीं कि वो वोट नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्योंकि उनको नए सिरे से कुछ चीज़ें प्रमाणित करनी होंगी। नंबर को लेकर और भी बात चल रही है। गिनती में ये 2,93,00,000 का है। जब हम 100 का समानुपातिक महत्व किनारे करके एक्चुअल नंबर पर आते हैं। पर इसकी एक वजह भी है। चुनाव आयोग की चिट्ठी ऐसा कहती है कि आप वोट देंगे जब वेरीफाई होंगे, और वेरीफाई होने के लिए आपको सिर्फ कुछ कागज़ दिखाने होंगे। इसकी भी कैटेगरी है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बटी है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कुछ हलकों में कि देश में सब बराबर हैं तो अलग अलग नियम क्यों, और इसका जवाब भी चुनाव आयोग विस्तार से दे रहा है। नेता लोग चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि आप हर बार चुनाव के पहले यही करते हैं, लिस्ट में कतरव्योंत होती है, असर नतीजे पर पड़ता है। इसकी राजनीति भी बताएंगे। इसके बाद ललित मोदी पर आया नया संकट, इसकी जानकारी लेंगे, और कोलकाता रेप केस का, जैसे मैंने कहा, अपडेट भी बताएंगे। आखिरी में जिक्र तेलंगाना का होगा, जहां भाजपा के बड़बोले और विवादित नेता ने पार्टी से किनारा कर लिया है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज के शो में क्या है खबरें, विस्तार से बताते हैं आपको। Brought to you by Mrs. Bector's Fire and New India Assurance. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop Light Jeera Bite Non-Stop Delight. इन सब बड़ी खबरों से और सुर्खियों से पहले एक घटना जिसे केरला स्टोरी जैसा बताया जा रहा है। खबर और आरोप कि कैसे एक लड़की को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की साजिश चल रही थी, जिहाद की ट्रेनिंग देने की तैयारी चल रही थी। लड़की प्रयागराज से गायब हुई और केरल से रेस्क्यू की गई। क्या है डिटेल्स? प्रयागराज में फूलपुर के पास गांव है लिलहट। वहां 8 मई 2025 की रात कोटेदार की शादी थी। शादी में गांव की रहने वाली गुड्डी देवी की बेटी भी पहुंची। वहां उसकी मुलाकात गांव की 19 साल की कहकशा उर्फ दरक्षा बानो से हुई। दोनों के बीच बातचीत हुई। इंडिया टुडे में छपी संतोष शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक दरक्षा ने लड़की को पैसे और बेहतर जिंदगी का लालच दिया, इस्लाम की खूबियां बताने लगी, और इसके बाद दरक्षा ने उसका परिचय फूलपुर के रहने वाले मोहम्मद कैफ से कराया। कैफ दोनों को लेकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहां से दिल्ली आए और फिर वहां से केरल के त्रिशूर के लिए निकल गए। रास्ते में दरक्षा ताज मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति को लगातार फोन पर अपडेट देती रही। बताया कि वो एक लड़की को लेकर आ रही है। त्रिशूर पहुंचने पर लड़की को एक ऐसे घर में ले जाया गया जहां कई और नाबालिग लड़कियां थीं, कुछ लंबी दाढ़ी वाले लोग भी। रिपोर्ट के मुताबिक उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला गया, साथ में जिहाद की ट्रेनिंग की बात हुई। ये सब देख सुनकर लड़की डर गई, किसी तरह भागकर त्रिशूर रेलवे स्टेशन पहुंची। स्थानीय पुलिस के संपर्क में आई। पुलिस ने परिवार को बताया और फूलपुर पुलिस की मदद से वापस उसे प्रयागराज लाया गया। फिलहाल वो जिले के वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित है। गुड्डी देवी ने फूलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। दरक्षा पर उनकी बेटी को लालच देकर भगाने का आरोप लगाया।
ट्रेन में बैठी मैं रो रही थी। दरअसल बोली कि रो रही हो, रो मत, मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर इस्लाम शिक्षा दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है। फिर ताज मोहम्मद से बीच में बात करते गई, उसके बाद पूरा लोकेशन बताते गई। फिर दिल्ली से बिना टिकट के हम लोग केरला गए। केरला से उसके बाद एक घर में लग गए, मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। केरला से हमारे लगे फोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है और छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस कहने छुड़ा के लिए आए हमारी लड़की के। पुलिस ने दरक्षा और कैफ को गिरफ्तार कर लिया है। ताज मोहम्मद, जिससे दरक्षा लगातार संपर्क में थी, उसे खोजा जा रहा है। प्रयागराज पुलिस के डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत का भी बयान आया। उन्होंने कहा, दरक्षा एक संगठित गिरोह का हिस्सा है जो केरल में गरीब और दलित लड़कियों को भी निशाना बनाता है। प्रथम दृष्टया ये विदित होता है कि आरोपी दरक्षा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है। इस संबंध में और आरोपों के संबंध में सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। बात प्रयागराज की हो रही है तो वहां से एक और खबर जानते हैं। भयंकर बवाल हुआ है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, दुकानों में तोड़फोड़ हुई और इसके केंद्र में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। दरअसल भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज और कौशाम्बी जिले में 2 दलित परिवारों से मिलने जाने वाले थे। प्रयागराज में सौता गांव जाना था जहां देवी शंकर की 13 अप्रैल को जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। कौशाम्बी जिले में उन्हें एक लड़की के परिवार से मिलना था जिसकी कथित तौर पर रेप के बाद हत्या हुई। परिवारों से मिलने के लिए निकली चंद्रशेखर प्रयागराज के सर्किट हाउस पहुंचे थे कि स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, नजरबंद कर लिया। खबर तेजी से फैली, समर्थक उग्र हो गए, हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग सड़कों पर उतर आए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, दुकानों और प्राइवेट गाड़ियों पर भी पथराव किया, 2 गाड़ियों में आग लगाई। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को काबू में पाने के लिए अतिरिक्त जवानों को बुलाया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। इस दौरान 4 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। प्रयागराज के एसीपी अजय पाल ने बताया कि स्थिति अब कंट्रोल में है। 50 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का बाकी पक्ष सुनिए। यहाँ के पास के गांव में चंद्रशेखर आज़ाद के आने के अनुक्रम में कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के पश्चात उसमें से कुछ उपद्रवी तत्वों ने जो उपस्थित वहाँ पे पुलिस बल था उसके ऊपर पत्थर फेंके और कुछ गाड़ियों इत्यादि में जो है तोड़फोड़ करी। पुलिस का यह भी कहना है कि नुकसान की भरपाई आरोपियों से वसूली जाएगी। साथ ही जिन लोगों ने हिंसा भड़काई उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाया जाएगा। पुलिस का दावा, हिंसा करने वाले भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थक थे, लेकिन आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर का कहना है कि हिंसा करने वाले उनकी पार्टी के नहीं थे। मैं चाहता हूँ इसकी CBI के द्वारा जाँच की जाए, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करते। आजकल आम हो गया है, बहुत सारी पार्टियों के लोग नीला पटका पहनते। किसने नीला पटका पहन के ये सब चीज़ें की, मुझे जानकारी, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था। जैसे आप मौके पर नहीं थे, मैं भी मौके पर, मुझे भी जानकारी नहीं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ हमारे लोगों को टारगेट करके उन पर जो है इस तरह से अन्याय किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं अपनी तरफ से जाँच की मांग कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे लोग दोषी नहीं हैं। प्रयागराज की इन खबरों के बाद अब बारी है दिन की बड़ी खबर की, जो जुड़ी है बिहार से। बिहार की सियासत में वोटर लिस्ट के चलते हंगामा मचा है। नेता, आम जनता, सबका ध्यान इस पर है। शुरुआत हुई 24 जून 2025 को, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त को 19 पन्नों का एक लेटर भेजा। उसमें लिखी एक पंक्ति ने सबका ध्यान खींचा। लिखा था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। अब ये क्या है? सरल शब्दों में कहें तो चुनाव आयोग नवंबर में होने वाले बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करना चाहता है। मतलब हर पोलिंग बूथ पर यह सुनिश्चित करना कि जो वोटर बनने के लायक हैं उनका नाम लिस्ट में आ जाए और जो मानकों पर खरे नहीं उतरते उनका नाम हट जाए। अब ये हर बार होता है, फिर बवाल क्यों? बात ऐसी है कि बिहार में करीब 7 करोड़ 90 लाख के लगभग वोटर हैं। नए आदेश के बाद इनमें से 2 करोड़ 93 लाख वोटर्स को अपनी डिटेल्स वेरीफाई करवाने होंगे। कैसे? कुछ दस्तावेजों के जरिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ से जुड़ा दस्तावेज। कई मामलों में माता पिता के जन्म स्थल या जन्मतिथि के दस्तावेज भी देने होंगे, तभी
वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ेगा। यानी बिहार में लगभग 37% मतदाता हैं, करीब करीब हर तीसरा वोटर। ये तब तक वोट नहीं डाल पाएंगे जब तक ये अपनी कागजी कार्रवाई दुरुस्त नहीं कर लेते। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए 28 जून से अधिकारियों ने फॉर्म बांटने भी शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 30 सितंबर 2025 तक एक नई रिवाइज्ड और फुल प्रूफ वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगी। ये प्रक्रिया लेकिन सवालों के घेरे में भी आ रही है। आखिरकार इतने सारे लोगों से इतने दस्तावेज मांगने का क्या मतलब, ये सवाल पूछा जा रहा है। जवाब एक ये मिल रहा है कि ये वोटिंग को और पारदर्शी बनाने का तरीका है, लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि कुछ और खेल भी है। पहले हम प्रोसेस को विस्तार से समझते हैं, फिर राजनीतिक दलों के इल्जाम सुनेंगे और उसके बाद चुनाव आयोग का रुख जानेंगे। 2003 में बिहार में पहली बार व्यापक स्तर पर वोटर लिस्ट अपडेट हुई। इसमें 4,96,00,000 मतदाताओं का नाम था। इस बार उन वोटर्स के लिए काफ़ी सहूलियत है। उन्हें सिर्फ एक नामांकन फॉर्म भरना है और 2003 की लिस्ट से अपने नाम का हवाला देना है। ये लिस्ट बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO के पास हार्ड कॉपी मौजूद होगी या फिर इसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। लेकिन जो बाकी के करीब 3 करोड़ मतदाता हैं जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं था, उन सब के लिए प्रोसेस में कुछ स्टेप जुड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, उन्हें उनकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ, उन्हें दस्तावेजों के जरिए अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। दूसरा वर्ग, जिनकी जन्मतिथि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच है, इन्हें अपने जन्म स्थान और तिथि के साथ माता पिता में से किसी एक के जन्मतिथि या जन्म स्थान का दस्तावेज देना होगा। और तीसरा वर्ग, जो लोग 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे, उन्हें अपनी और अपने माता पिता दोनों की जन्मतिथि व जन्म स्थान के कागज जमा कराने होंगे। सवाल ये कि कौन से दस्तावेजों के जरिए ये वोटर अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। कई डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एक लंबी सूची है। वोटर को अपने अपने माता पिता के इन दस्तावेजों को फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। लोगों की सहूलियत के लिए 77,895 BLO पहले से ये काम कर रहे हैं। 20,603 और नए BLO को इस इंटेंसिव स्क्रूटनी के लिए तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा 1 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स भी इस प्रक्रिया में लगाए गए हैं, जो बुजुर्गों, बीमारों, विकलांगों और गरीब मतदाताओं की मदद करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने द हिंदू अखबार को बात करते हुए बताया कि यह प्रक्रिया हर भारतीय के लिए गर्व का मौका है, क्योंकि इससे वोटर लिस्ट को और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बनाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर आक्रामक है। बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि इस प्रक्रिया से बीजेपी RSS बिहार के गरीबों के मतदान का अधिकार खत्म करना चाहती है। अगर वास्तव में ये सुधार करना चाहते थे, मेरा सवाल है, तो लोकसभा खत्म होते ही कर देते। मतलब आप इंतजार कर रहे थे कब 2 महीना बचेगा बिहार के चुनाव का, कब बाढ़ आएगा, तो हम साजिश के तौर पे छटाई करेंगे ताकि सत्ता में बैठे लोगों को फायदा पहुंचाए। किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पर हम चुनाव आयोग की मनमानी को हम लोग चलने नहीं देंगे। उधर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस प्रक्रिया को बैकडोर से NRC लागू करने वाला कदम बताया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बिहार की इस बहस में कूद पड़ी और इसके अलावा CPI-ML के नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी, दोनों ने इस कदम की आलोचना की। चुनाव आयोग के लिए ज्यादा लाजमी है कि बिहार में अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस मिले, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखे। दिक्कत बस इस बात से है कि आप किसको जोड़ रहे हैं और किसको हटा रहे हैं। इसके लिए पूरी एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होनी चाहिए। How did you arrive at these dates? And then there are so many. What is the allegation of illegal migrants? So were there illegal migrants in 2024 voter list? We have to question that also then. आज हालत यह है कि माननीय चुनाव आयोग जो मौजूदा है, उसके पहले से मोदी जी के राज में वो पॉलिटिकल पार्टीज को समय नहीं देते मिलने के लिए, प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। ये किसी भी चुनाव आयोग के लिए जो निष्पक्ष चुनाव पर उठाए गए बिंदुओं का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है, मिलने के लिए तैयार नहीं है, उससे हम क्या उम्मीद करें। अब एक्सपर्ट्स जानते हैं कि आरोपों में इस आदेश को NRC से क्यों जोड़ा जा रहा है। NRC बिल्कुल अलग चीज है। NRC है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जिसमें 100% सभी सिटीजन्स को जोड़ा जाता है, उनको लिस्ट किया जाता है। ये वोटर लिस्ट बनाने का काम है, जिसमें वोटर बनने के लिए आदमी को जरूरी है कि वो एक तो 18 साल से ज्यादा उम्र का हो, दूसरे वो सिटीजन हो, भारत का नागरिक हो,
तो इस वजह से भारत की नागरिकता के बारे में इसमें बात आ रही है कि चूंकि वोटर बनने के लिए नागरिकता जरूरी है और उम्र जरूरी है, तो उस हिसाब से ये वोटर लिस्ट बन रही है। तो जितने लोग सिटीजन होंगे उसका एक सबसेट होगा जो वोटर होगा। जैसे 0 से लेके 18 साल तक के नहीं होंगे वोटर लिस्ट, लेकिन सिटीजन होंगे वो। और वैसी पॉपुलेशन 20 से 25% होती है, जो इसमें बिल्कुल नहीं होगी। तो एनआरसी कहाँ से हो जाएगा? ये तो वोटर लिस्ट बन रही है जिसमें 18 साल से ऊपर और नागरिक जो हैं वो लोग शामिल होंगे। और उसमें भी एक चीज ये अच्छी है कि 2003 की इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम है उनको सीधे ही मान लिया जाएगा कि वो तो नागरिक भी हैं और वोटर हैं, सब है, ठीक है। तो और ऐसे लोग जो है करीब 65 से 67% हैं। तो 65 से 67% को तो चेक ही नहीं होना है, उनका तो सीधे सीधे 2003 की वोटर लिस्ट में नाम शामिल मींस आ गए। अब सिर्फ 30-35% जो बचते हैं उन्हीं में से चेकिंग होगी। और उसके लिए भी इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे विकल्प छोड़े हैं कि भाई ये दे दो, ये दिखा दो, वो दिखा दो, इस तरह से। तो इतना ज्यादा व्यापक इसमें चॉइस दी गई है कि किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि किसी भी वोटर को कोई भी हरासमेंट ना हो, ये बीएलओ सुनिश्चित करेंगे। और हर पॉलिटिकल पार्टी के जो बीएलए होते हैं, बूथ लेवल एजेंट, वो उनको अपने साथ रखेंगे ताकि किसी को भी दिक्कत हो, किसी को भी शिकायत हो तो वो बूथ लेवल एजेंट को भी मालूम हो और आप उसको दूर कर दें तुरंत। इन सवालों और एतराज पर इलेक्शन कमीशन का भी पक्ष आया। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि प्रक्रिया सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं, आने वाले समय में पूरे देश में इलेक्शन कमीशन इस वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी करेगी। मामला इतना सीधा भी नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने काटने को लेकर कई बार पहले भी विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग ने विस्तार से इनके जवाब दिए, लेकिन आयोग इस सवाल का जवाब नहीं देता है क्योंकि वो उनकी परिधि के बाहर है कि ये भाजपा के कहने पे किया जा रहा है। वो हमेशा ये कहते हैं कि हम देश की संवैधानिक संस्था हैं और हमारी जवाबदेही देश के प्रति है। पर इल्जाम क्या लग रहे हैं? 27 जून को कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि यह प्रक्रिया राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इसका उद्देश्य कुछ मतदाताओं को जानबूझकर वोटर लिस्ट से बाहर करना है। राहुल गांधी ने इस विषय पर 7 जून को द इंडियन एक्सप्रेस में लेख भी लिखा और आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग के बीच अवैध गठजोड़ है। उन्होंने हवाला दिया महाराष्ट्र का। वोटर लिस्ट में अनियमितता की बात कही, जिस पर चुनाव आयोग साथ बैठकर मीटिंग करने की बात कहता मिला और बिंदुवार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका रिबटल भी दिया, जिसके बारे में बता रहे हैं न्यूज रूम से हमारे साथी। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों पर जो जवाब दिए हैं उसे जानेंगे, लेकिन अभी बात बिहार वोटर लिस्ट को लेकर एक नए अपडेट की। चुनाव आयोग का कहना है कि यह कवायद पहली बार नहीं हो रही है, बीते 75 सालों में कई बार हो चुकी है। इस दरमियान इलेक्शन कमीशन के पोल पैनल की तरफ से कुछ बातें भी साफ की गई। पहली कि इलेक्शन कमीशन ने जिन 4 करोड़ 96 लाख लोगों की लिस्ट अपने वेबसाइट पर अपलोड की है, उन्हें किसी भी तरह के दस्तावेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो बस फॉर्म भर दें और लिस्ट में अपने नाम का हवाला दे दें। दूसरी बात उन लोगों से जुड़ी है जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ है और वो 2003 की लिस्ट में शामिल नहीं है। उनके लिए कुछ सहूलियत है। अगर उनके माता पिता का नाम 2003 के लिस्ट में था तो उन्हें केवल अपनी डिटेल्स देनी होगी, माता पिता की डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति फॉर्म भरता है पर दस्तावेज नहीं दिखा पाता तो फिलहाल उसका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट नहीं किया जाएगा। उसका नाम ड्राफ्ट में मौजूद रहेगा और बाद में उसे अपनी बात कहने का पूरा मौका भी दिया जाएगा। अब बात राहुल गांधी को दिए चुनाव आयोग के जवाब की। आयोग ने कहा था कि सभी चुनाव संसद के बनाए कानून और नियमों के तहत कराए जाते हैं। चुनाव आयोग ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में आयोग ने कुछ आंकड़े दिए। ये आंकड़े महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर हैं। चुनाव आयोग का कहना था कि उसने इस चुनाव में करीब 1,186,000 बूथ लेवल के अधिकारियों, 288 चुनावी पंजीकरण अधिकारियों, 139 सामान्य पर्यवेक्षक, 41 पुलिस पर्यवेक्षक, 71 खर्च से जुड़े पर्यवेक्षक और 288 निर्वाचन अधिकारियों को नियुक्त किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में सभी पार्टियों ने कुल मिलाकर 1,08,026 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए, जिनमें अकेले कांग्रेस के 28,421 बीएलए थे। आयोग ने कहा कि हम मानते हैं कि चुनाव के आयोजन से जुड़ा कोई भी मुद्दा कांग्रेस उम्मीदवारों ने पहले ही कोर्ट में याचिका डालकर उठाया होगा, लेकिन अगर अभी भी आपके पास कोई और शिकायत है तो आप हमें लिख सकते हैं।
वोटर लिस्ट पर पहले भी सवाल उठते रहे। मसलन दिल्ली चुनाव 2025 के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाए थे कि चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखते हुए नाम काटने जोड़ने पर सवाल। खासतौर पर नई दिल्ली विधानसभा में 5% वोटर्स के नाम काटे गए और 10% से ज़्यादा जोड़े गए, ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया। नई दिल्ली वो सीट है जहाँ से आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल चुनाव मैदान में थे और 4000 वोटों से बीजेपी के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा से चुनाव हार गए थे। महाराष्ट्र और दिल्ली का जिक्र हो रहा है, बात सबसे ज़्यादा बिहार की हो रही है। इन बातों का संदर्भ क्या है और प्रसंग किस तरह से व्याख्यायित हो रहे हैं, हमने समझा एक्सपर्ट से। बिहार चुनाव से ही पहले चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाने की घोषणा कर एक तरह से विपक्ष को बैठे बिठाए हाथ में एक बड़ा मुद्दा दे दिया। दरअसल जो ये मतदाता पुनरीक्षण होने वाला था उसमें कई तरह के दस्तावेज मांगे जाने वाले थे। उसमें ये कहा गया था कि जिन लोगों का नाम 2003 के बाद इस लिस्ट में जुड़ा है उन्हें अपने दस्तावेज तो देने ही होंगे और अपने माता पिता के दस्तावेज भी देने होंगे, और 2003 से पहले के जो लोग हैं उन्हें अपने दस्तावेज देने होंगे। तो बिहार जैसा राज्य जो एक गरीब राज्य है, जहाँ ज़्यादातर लोगों के पास प्रॉपर दस्तावेज नहीं है, बाढ़ आती है, लोग पलायन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में दस्तावेज जुटाना और समय पर उन्हें बीएलओ को देना एक बड़ा काम था। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो पलायन करते हैं, सीजनल पलायन करते हैं, उन्हें वापस लौट कर बिहार आना पड़ता, दस्तावेज जुटाना पड़ता और ये सब करना पड़ता। विपक्ष ने एकजुट होकर इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसे वोटबंदी का नाम दिया, ठीक उसी तरह पर जैसे नोटबंदी का अभियान था। तो एक बड़ा मुद्दा चुनाव से पहले बनने वाला था, लेकिन आज चुनाव आयोग ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए एक फैसला लिया। उसमें यह तय किया कि 2003 से पहले जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है उनको किसी भी तरीके के दस्तावेज देने की अब जरूरत नहीं है, और 2003 के बाद जिन लोगों का नाम इसमें जुड़ा है उन्हें अपने माता पिता के नाम के दस्तावेज देने की जरूरत तब नहीं है अगर उनका नाम, उनके माता पिता का नाम इस लिस्ट में पहले से है। दूसरी बात अभी भी एक दिक्कत है, वो उन परिवारों के लिए है जो पूरे परिवार के साथ इस मौसम में पलायन कर जाते हैं। खासतौर पर मखाना की बोड़ी जो है वो हैं, या दिल्ली पंजाब में लोग खेती और दूसरे काम के लिए सीजनल पलायन करते हैं, क्योंकि बीएलओ जब उनके दरवाजे पर पहुंचेगा और कोई नहीं मिलेगा तो उनका नाम वो सूची से हटा सकता है। हालांकि आयोग ने आज कहा है कि वो एक्सटेंडेड फैमिली से संपर्क करेगा, लेकिन कितना कर पाएगा ये देखने की बात होगी। और खासतौर पर उन महिलाओं को जो शादी करके 2003 के बाद बिहार में आई है और दूसरे राज्य या दूसरे देश की, खासतौर पर नेपाल से बहुत सारी महिलाएं बिहार में शादी करती हैं, उनको दिक्कत होगी, क्योंकि उनके माता पिता का नाम एक तो सूची में पहले से नहीं होगा, और दूसरी बात कि उनके पास पता नहीं ये 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज कोई हो या ना हो, क्योंकि इन दस्तावेजों में आधार का नाम नहीं है। ये एक दिक्कत की बात है, लेकिन फिर भी जितना गंभीर मुद्दा ये बनने वाला था उसमें थोड़ी राहत की बात जरूर हुई है। एक सवाल संवैधानिक व्यवस्था का भी कि क्या चुनाव आयोग इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से जुड़े फैसले कर सकता है। संविधान का आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने और चुनाव का संचालन करने की शक्ति देता है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट बनाने से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपता है, जैसे हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करना, यानी अधिकार है। संविधान के प्रावधान और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अलावा जिक्र कहीं कहीं संविधान के आर्टिकल 14 का किया जा रहा है, नागरिकों को समान अधिकार। तो फिर अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग दस्तावेज क्यों? किसी में माता पिता के दस्तावेज, किसी में अपने और माता पिता के साथ में। यहाँ आती है डिटेलिंग और नियम कायदे। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है, पर गुंजाइश भी छोड़ता है कि सरकार या कोई संस्था जरूरत के हिसाब से वर्गीकरण करे। जैसे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने वाले सभी छात्रों को जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जैसी कैटेगरी में बांटा जाता है। ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक तर्क है। इस मामले में डेट ऑफ बर्थ के आधार पर 3 अलग अलग कट ऑफ डेट को चुनने के पीछे कोई लॉजिक है, ये समझने के लिए हमने बात की संविधान के एक्सपर्ट से और चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों से। मैं अंदाजा लगा सकता हूं ये 3 डेट्स इसलिए लिए गए हैं क्योंकि जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें प्रावधान ये है कि अगर आप 1987 से पहले जन्मे हो इंडिया में तो आप बेशक इंडियन नागरिक हो। अगर 87 के बाद आपकी जन्म हुई है, या अगर कुछ 2003 में या कुछ एक अमेंडमेंट आया था कि अगर आपके कोई भी पेरेंट इलीगल इमिग्रेंट हो, डिक्लेयर्ड इलीगल इमिग्रेंट, तो फिर आपको ये जो ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिलता है भारत में पैदा होने के बाद, वो नहीं प्राप्त होगा। तो उसीलिए शायद जो दूसरी डेट है
उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पेरेंट्स की भी बर्थ सर्टिफिकेट मांगी है या डेट्स ऑफ बर्थ। और फिर जो तीसरी डेट शायद ऐसा भी होगा कि वक्त चलते चलते अभी पेरेंट्स क्या ग्रैंड चिल्ड्रन भी पैदा हुए होंगे, तो वो जो तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन देखना चाह रहे हैं। देखिए आर्टिकल 14 सिर्फ यही कहता है कि समान को समान तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो यहां सभी तो आप इलेक्टर्स को एन्यूमरेट कर रहे हैं। यहां अब इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप के क्वेश्चंस पे जा रहा है जो उसके दायरे में नॉर्मली नहीं आता है। और तो मैं ये मानता हूं कि जो भी इलेक्शन कमीशन के जो जस्टिफिकेशन देने वाले हैं वो कहेंगे कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि इसके पीछे ये लॉजिक है सिटीजनशिप वाला। पर जो चैलेंज कर रहे हैं वो कहेंगे कि सिटीजनशिप और इलेक्शन कमीशन का क्या लेना देना। इलेक्शन कमीशन को प्रिज्यूम करना चाहिए कि लोग भारतीय नागरिक है, अगर भारत में है तो भारतीय नागरिक है, उस क्षेत्र में वो रह रहे हैं तो उनका हक बनता है इलेक्शन में शामिल होने का, यानी वोट देने का हक बनता है। और अगर इलेक्शन कमीशन को शक हो कि ये शायद नागरिक नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन पे इनका जिम्मा बनता है कि उसे नोटिस दे, साहब आप इस कारणवश हमें शक है कि आप नागरिक नहीं हो, और फिर वोटर्स लिस्ट से हटाने से पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। पर इलेक्शन कमीशन उल्टा कर रही है, पहले से ही नागरिकता साबित करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स मांग रही है। बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। बिहार में चुनाव है, कुछ ना कुछ सुर्खियां तो आती ही रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन अब दूसरे राज्यों से आ रही सुर्खियों का रुख करते हैं। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. पहली सुर्खी में बात कोलकाता रेप केस की। लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले 2 छात्रों, एक पूर्व छात्र और एक कॉलेज के गार्ड की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच जारी है। छन कुछ और जानकारियां सामने आई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा के साथ हुई घटना को एक नहीं बल्कि 2 लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के अलावा उसने एक साथी ने सिक्योरिटी गार्ड के कमरे की खिड़की से बाहर खड़े होकर भी रिकॉर्डिंग की थी। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के बारे में पता चला कि आदतन अपराधी है। इंडियन एक्सप्रेस ने कोलकाता पुलिस के अधिकारी के हवाले से लिखा, उस पर हत्या की कोशिश, यौन उत्पीड़न, उगाही जैसे कम से कम 5 मामले दर्ज हैं और वो टीएमसी से भी जुड़ा रहा है लंबे समय तक। इन सब के बीच भाजपा ने अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम कोलकाता भेजी है। इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री सतपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी, लोकसभा सांसद विप्लव कुमार देव और राज्यसभा सांसद मनन मिश्र शामिल हैं। सरकार को ये दरख्वास्त करती हूँ कि ये जनता का मुद्दा है और इसके सुलझाने में हम लोगों की भी मदद हो सकती है। आप एक बार हम लोगों से बात करें, सुने और मिलें, ताकि कुछ अगर हम उसमें आपको बता सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, तो हम भी बात करना चाहेंगे। कांग्रेस कहना है कि बीजेपी को इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं। Now the Bharatiya Janata Party has no right to send fact-finding mission. In Madhya Pradesh, there has been rapes recently. In Odisha, 2 rapes recently. Badlapur, Maharashtra, inside a school. So what happened to fact-finding mission in all these cases? Why there are nothing? अब बात ललित मोदी की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। मामला 2009 का, जब आईपीएल को दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट किया गया। ईडी ने इसके दौरान हुए लेन देन को लेकर ललित मोदी पर 10 करोड़ 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ललित ने इसका विरोध किया। उस वक्त वो आईपीएल के चेयरमैन के साथ साथ बीसीसीआई के उपाध्यक्ष थे, इसलिए दलील दी गई कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जो भी काम किया उसका खर्च और नुकसान बीसीसीआई को उठाना चाहिए। वो ईडी के खिलाफ कोर्ट गए। बॉम्बे हाई कोर्ट में निराशा हाथ लगने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां 30 जून को जस्टिस पीएस नरसिंहा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी। बेंच ने कहा, ललित मोदी चाहे तो सिविल कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई पर कोई सीधा आदेश नहीं दिया जा सकता। अगली सुर्खी, हम बात करेंगे तेलंगाना की, जहां के गोशा महल से भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वजह नाराजगी उन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बताई गई जिनमें रामचंद्र राव को तेलंगाना बीजेपी का अध्यक्ष बनाने की तैयारी है। टी राजा सिंह ने तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को एक चिट्ठी लिखी। आरोप लगाया कि कुछ लोग पर्दे के पीछे से पार्टी चला रहे हैं और निजी स्वार्थ को पार्टी के हितों से ऊपर रख रहे हैं। ये भी लिखा कि यह फैसला मेरे लिए नहीं बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं, नेताओं और मतदाताओं के लिए झटका है।
तेलंगाना में बीजेपी की पहली सरकार बनने की उम्मीद थी, पर गलत नेतृत्व के चुनाव ने इसे खतरे में डाल दिया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में पार्टी आलाकमान से फिर से विचार करने की अपील की है। आज का लंदन ड्रॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।